अभी माननीय सदस्य अमर गौरी जी भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विस्तार से अपना बात को रखा था, सदन को अवगत कराया था। जो भी गलतियां हो रही है या हुई है, ये वर्तमान में नहीं, पूर्व से भी इस तरह से गलतियां हुई है, उसको सरकार स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विस्तार से इस बात को रखा। जहां भी इस तरह से गलती पाई जाएगी, अभी जो वर्तमान में, इस पर हमने कहा ये सरकार जवाब दे रही कि इस पर हम लोग जांच करके जो भी इस तरह से पदाधिकारी, जो हमारे संबंधित पदाधिकारी गलतियां कर रहे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विस्तार से बात को रखा था। जो अभी कई जगह का बात रखा गया, जैसे अब नीलकंठ जी, अब और एक ही प्रश्न में हम हैं, अभी एक ही प्रश्न में है, हो गया, बात आ गया। अब मान लीजिए नीलकंठ जी, मान लीजिए अब हो गया, मान्य तीनों हस्ताक्षरी का बात आ गया, अब आगे बढ़ने दीजिए। वो कार्रवाई करने का बात तो आपको कह दिया कि जो भी गड़बड़ी हुई है पूछ लीजिए। जो आप लोग बैठिए, मूल प्रश्नकर्ता को पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने त्रुटि का आप हस्ताक्षरी नहीं है कच्छप जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमने त्रुटि का बात कहा, ठीक, इसको यूनिक नंबर से कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवाज आया है अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई मतलब नहीं यूनिक नंबर से। जो खाता में, प्लॉट में सारा चीज रजिस्टर्ड टू में दर्ज है, उसके बारे में हम कहें अध्यक्ष महोदय। और अभी मंत्री जी कह रही थी कि पूर्व में चलते आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग के समय में हम लोगों ने किया था कि महीना में एक बार अंचल का कैंप लगता था अध्यक्ष महोदय, और उस दिन कोई भी त्रुटि आता था तो उसको हम लोग समस्या का समाधान करते थे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो लेन देन का विषय आ रहा है, इसलिए इस तरह का त्रुटि आए दिन अध्यक्ष महोदय आते जा रही है। और हमने अभी कहा कि 1955 से भी रसीद कट रहा है लाल रुपेंद्र नाथ सहदेव का। इसी तरह का अध्यक्ष महोदय मेरे खूंटी में एक है, मान्य प्लॉट नंबर, एक ही प्लॉट में 4 आदमी खरीदे, लेकिन 3 आदमी का नहीं हुआ, एक आदमी का हुआ। जो कि हम ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि ये सर्वे का विषय और यूनिक नंबर तो बात का विषय है। मैं ये मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि क्या अंचल कार्यालय में कैंप लगा करके महीना में चाहे सप्ताह में इस समस्या का समाधान करने के लिए कैंप लगाएंगे क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, विगत दिन हमारे माननीय बंधु तिर्की जी ने भी इस तरह का सवाल उठाया था और उसी समय हमने पूरे सदन को अवगत कराया गया था कि इस तरह से जहाँ मालगुजारी की बात होती है, म्यूटेशन कराने के बाद प्रखंड स्तर पर हम लोग ने शिविर लगाएगा, उसमें सुनिश्चित यह किया जाएगा कि सब महीना में एक बार लोग बैठे और इस तरह का जो मामला आती है उसको समाधान किया जाएगा। और जहां तक ये जो राजेंद्र गंजू की बात कर रहा है, बैजनाथ की बात कर रहा है, ये कब इस तरह से ये गलतियां हुई, इसको भी तो हम लोग को बताना होगा। ये जो अभी जैसा हमारे कोचे जी, माननीय कोचे जी कर रहे हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा ये ना, हमने विगत दिन इस बात को सदन को अवगत कराया। ठीक है, आपका कैंप होगा, हो गया। माननीय सदस्य दशरथ गगरा जी, अब हो गया। माननीय सदस्य, एक प्रश्न से आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा सदन को, हो गया। आप कैंप के बारे में बोले कि महीना में एक बार कैंप लगेंगे, बोल दिए। हाँ, एक दिन बट नीलकंठ बाबू अब आगे बढ़ने दीजिए, आसन को सहयोग करिए। अमर बाबू, आप मंत्री रह चुके हैं, आप सब चीज जानते हैं। अब बैठ दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण की सूचना है, अगर आपका अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय मैं पूरा करना चाहूंगा। जी, पूरा करिए। मोमेंटम झारखंड के नाम पर औद्योगिक इकाइयों को जमीनें उपलब्ध कराने के क्रम में कई नियम कानूनों को ताक में रखा गया। इसी कड़ी में सरायकेला खरसावां जिला के दुगनी मौजा में रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड फेज 7 के लिए जमीन आवंटित की गई। जो भूखंड इस कंपनी को दिया गया वह पूर्व में दुगनी ग्राम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कृषि कार्य के लिए बंदोबस्ती की गई थी। खेपा मुंडा, जहर घासी, गुरबा हो, हीरालाल घासी, कृष्टो सरदार, बासु घासी, टुटरू करवा, हरेन हरिजन, राजवल्लभ घासी, बलिया हो, अग्नु घासी एवं अन्य आदि के नाम से की गई बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया है। ये सभी लोग भूमिहीन है। बंदोबस्ती रद्द करने के पूर्व इनके लिए कोई वैकल्पिक पूरक पूछिए। हमारा सरकार से यही कहना है अध्यक्ष महोदय, जिन 24 लोगों के नाम से 1970-71 में जो भूमिहीनों को बंदोबस्ती की गई थी,
सरकार अपने प्रयोजन के लिए रामकृष्ण फॉर्जी लिमिटेड करके एक कंपनी है, उस कंपनी को जमीन दिया है, तो क्या उन भूमिहीनों को सरकार अन्य प्रावधान के तहत भूमि उपलब्ध कराएगी? मैं सरकार से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा दुगनी थाना संख्या 199, खाता संख्या 529 के खेसरा संख्या 1988 किस्म पुरानी प्रति कुल रकबा 113.80 एकड़ भूमि हल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार वर्तमान झारखंड सरकार के नाम पर दर्ज है, जिसमें से वर्ष 1970-71 में ग्राम के कुल जो 24 व्यक्तियों के नाम बंदोबस्त बद संख्या 57/7071 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 1 एकड़ भूमि कृषि कार्य हेतु बंदोबस्त किया गया था, जिस पर बंदोबस्त धारक द्वारा कभी दखल कब्जा नहीं रहने तथा किसी प्रकार के कृषि कार्य नहीं किए जाने के कारण CNT एक्ट 1908 की धारा 63 के तहत उपायुक्त सरायकेला खरसावां द्वारा अभिलेख संख्या 1/1516 के माध्यम से बंदोबस्ती रद्द की गई है। उक्त खेसरा संख्या 1988 में रकबा 24 एकड़ भूमि उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 3220 दिनांक 4/10/2016 सभापति संकल्प संख्या 371 दिनांक 6/2/2017 के आलोक में भूमि हस्तांतरण अभिलेख संख्या 2/1718 के माध्यम से उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पत्रांक 1289 रजिस्टर दिनांक 4/7/2017 द्वारा औद्योगिक विकास हेतु झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का निःशुल्क हस्तांतरित की गई है, जिस पर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा 24 एकड़ भूमि रामकृष्ण फॉर्जी लिमिटेड के उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि उन लोगों के लिए ये जमीन वापस करना चाहती है कि नहीं। ये उसी समय जब 70-71 में है, इन लोगों को नाम से इन लोग को ये के नाम से दिया गया था, तो इसमें बंदोबस्त अभी फिलहाल इसमें कोई किसी तरह का कोई देने का ऐसा सूचना विभाग की तरफ से नहीं है। माननीय सदस्य। तो क्या अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकारी प्रयोजन के लिए जहां भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और जिन क्षेत्र में भूमिहीनों को जो सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई जमीन को सरकार अपने प्रयोजन में लेती है, तो उनको क्या वैकल्पिक के तहत सरकार भूमिहीनों को अगर भूमि नहीं देती है तो अपने ही बेघर हो जाएंगे? हम सरकार से ये मांग करते हैं उनको, जिस प्रकार से 70-71 में कृषि योग के लिए भूमि आवंटित की गई थी, उनको पुनः सरकार की तरफ से भूमि का बंदोबस्ती किया जाए। मेरा ये सरकार से मांग है। माननीय मंत्री जी। नहीं, उसमें तो भूमि कृषि योग के लिए जमीन जो था उन लोग के नाम से बंदोबस्त किया गया था, जो उसमें कोई किसी तरह का दखल नहीं होने की वजह से उसको अभी तक उनको नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा वहाँ पर जो इनका ध्यान आकर्षण है, नियोजन नौकरी की गारंटी भी नहीं दिया गया है। इस पर जब भी वो 70-71 की मामला थी उस समय ये सब गारंटी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार इसमें निश्चित रूप से यदि ऐसा है और सदन के माध्यम से मामला सामने आया तो इस पर विचार करेगी सरकार। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर पुष्पा शशिभूषण मेहता जी, आप जवाब तो जो इसमें जवाब देंगे आप बच्चे क्वेश्चन नहीं, सीरियली सब है, इन लिस्ट है, लिस्ट में जैसे आपका नाम पुकारा जाएगा आप अपना पूछिए। आपका ये प्रश्न तो मरता नहीं ना। बट हम इसमें है शशिभूषण मेहता जी, अमित कुमार मंडल जी, अमित हम देख लेते हैं, हम देखवा लेते हैं राज जी, हम देखवा लेते हैं। वो पूछने दीजिए। अमित कुमार मंडल जी बोल रहे हैं सर। अमित
अमित कुमार मंडल जी और शशि भूषण कुशवाहा जी इस पर हस्ताक्षरी है, नारायण दास जी भी हस्ताक्षरी है। अमित जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो जेपीएससी की नियमावली है जिसमें घोर त्रुटि है अध्यक्ष महोदय, उससे संबंधित ध्यानाकर्षण था अध्यक्ष महोदय। जो सवाल मैंने पूछा था अध्यक्ष महोदय, उसके आलोक में जवाब मुझे नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ा सा जवाब सवाल फिर से पूछ लेता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में भी स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए कहीं लैंग्वेज का बैरियर लगा देता है अध्यक्ष महोदय, कहीं कुछ प्रावधान करते हैं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार जेपीएससी 6 में हम लोगों ने यहाँ पे GS2 सब्जेक्ट लाया था अध्यक्ष महोदय, जो कि झारखंड विशेष सब्जेक्ट था, जिसमें स्थानीय को प्राथमिकता मिल सकती थी अध्यक्ष महोदय GS2 लाने के बाद। उस समय हर एक विषय में 40% कट ऑफ मार्क्स रखा गया था अध्यक्ष महोदय। GS1 में भी 40% था, GS2 में भी 40% रखा गया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, नई नियमावली जो बनी है उसमें इस चीज को दरकिनार करके एवरेज वर्ड जोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब क्या हुआ, अगर GS1 में कोई 70 मार्क्स ले आता है और GS2 में फेल भी हो जाता है, 20 मार्क्स भी ले आता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब एवरेज किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है तो 45 हो जाता है अध्यक्ष महोदय, जो पास हो जाता है अध्यक्ष महोदय। तो सही मायने में अध्यक्ष महोदय जो स्थानीय लोग हैं, ये माना जाएगा कि GS2 में वो ज्यादा स्कोर करेंगे अध्यक्ष महोदय, बाहरी लोग हैं GS2 में कम स्कोर करेंगे अध्यक्ष महोदय। तो इसको अध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग को सही मायने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है अध्यक्ष महोदय, उसमें एग्रीगेट प्रतिशत जो जुड़ा हुआ, औसतम जो जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसको हटाकर पास इन ईच सब्जेक्ट 40% इन ईच सब्जेक्ट करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। मेन में भी अध्यक्ष महोदय यही दिक्कत है। मेन में 6 पेपर है अध्यक्ष महोदय, जिसमें पेपर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर 5 है इंडियन इकोनॉमी। मान लीजिए सीओ और बीडीओ बन रहा है अध्यक्ष महोदय, पेपर 4 और पेपर 5 में फेल कर जाते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 6 में पास कर जाते हैं ज्यादा मार्क्स लाके अध्यक्ष महोदय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी लिए बगैर, इंडियन इकोनॉमी की जानकारी लिए बगैर एवरेज कर दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, 40 मार्क्स फिर ले आएंगे अध्यक्ष महोदय, फिर वो बीडीओ सीओ बन जाएंगे अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि ये एवरेज औसत को हटाकर अध्यक्ष महोदय इसको पास इन ईच पेपर करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री में त्रुटि है। माननीय मंत्री जी, ठीक। तो बढ़िया से देखने से पता चलेगा उनका जिज्ञासा चाल जनरल स्टडी में पेपर 1, पेपर 2 जो बात कर रहे थे, उसमें 40% में पास होना चाहिए, एमलगमेंट नहीं होना चाहिए। तो झारखंड सरकार काफी हाल में द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2021 का संशोधन किया गया और उसमें जो विभागीय अधिसूचना संख्या 804 दिनांक 5/2/2021 द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021 निर्गत किया गया। उसमें 2-3 जगह अगर बढ़िया से जवाब में देखा जाए तो आशा यही है कि उससे भी काट ऑफ हम लोग कम करने के काम किए हैं। जैसे आपका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फीमेल्स 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 34%, बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 36.5%, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप 30%, इकोनॉमिकल वर्क वीकर सेक्शन 40%। तो ये सारी चीजों को एक ध्यान में रख कर किया गया है और जवाब में उल्टा पन्ना में आप देखिए, उसमें आपको सहूलियत मिल जाएगा, मेरा कहना है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय, जिस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अध्यक्ष माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं वो तो रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और उनको दिया गया अध्यक्ष महोदय, वो मेरा प्रश्न ही है। जनरल के लिए क्या ये प्रावधान होगा और उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भी बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, 32% क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें भी अगर वो GS2 में 2 मार्क्स लाते हैं और GS1 में ज्यादा मार्क्स ले आते हैं और उसका एवरेज 32 हो जाता है अध्यक्ष महोदय, तभी वो पास हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। ये घोर त्रुटि है, नियमावली को ठीक से फिर से ड्राफ्ट करना चाहिए अध्यक्ष महोदय और इसको तत्काल प्रभाव से जेपीएससी की जो परीक्षा की डेट लिखी उसको कैंसिल करते हुए नियमावली को ठीक करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये मेरा सरकार से आग्रह हुआ आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय। दूसरी त्रुटि जो सरकार नियमावली में की अध्यक्ष महोदय, वो कट ऑफ डेट की अध्यक्ष महोदय। फर्स्ट जेपीएससी निकला, उसका कट ऑफ डेट था एज का 2002, सेकंड निकला 2004, थर्ड निकला 2005, फोर्थ निकला 2006, फिफ्थ निकला 2009 और सिक्स्थ जो निकला 2010 निकला। जब 7th से 10th का विज्ञापन संख्या 1 से 20 का कट ऑफ डेट निकला पहला विज्ञापन में अध्यक्ष महोदय, वो था 1/8/2011।
जिसको बदल के 2016 कर दिया अध्यक्ष महोदय। अब 2011 और 16 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब वो ऐसा ठगा सा महसूस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये दोनों त्रुटियां जो है नियमावली में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि विज्ञापन को रद्द करते हुए नई नियमावली को, संशोधित नियमावली को बनाते हुए फिर से विज्ञापन निकाला जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। नहीं, उसको देखा जाए 2016 के जो बात अभी सेकंड उन्होंने जो पूछा है, सामान्य पुरुष जो होते हैं उसके लिए 35 ईयर्स था, उसको हम लोग 39 वर्ष 8 महीना किया गया। अत्यंत पिछड़े वर्ग जो है 37 साल था, उसको 41 वर्ष 8 महीना किया गया। महिला सामान्य पिछड़ा वर्ग उसका 38 था, 42 साल 8 महीना किया गया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला पुरुष 44 साल 8 महीना किया गया। ये किसी का नहीं, जो रूल एंड रेगुलेशन नया जो लाया गया है, हर बिंदुओं को सरकार ने देखकर उसको किया गया। और मुझे लगता है कि एग्जाम होगा तभी पता चलेगा कि बहुत पारदर्शिता के साथ बनाया गया, और किसी का छूटेगा जाएगा ऐसा करके नियम तो नहीं बनता है, और ऑलरेडी नई नियम बन चुकी है। अध्यक्ष महोदय, कई दूसरे राज्यों में स्थानीय युवकों को, अभ्यर्थियों को ज्यादा अवसर देने के लिए एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। यह किसी से छुपा नहीं है बात अध्यक्ष महोदय। GS2 ने सरयू राय जी की कमेटी बनी थी हम लोगों के सरकार में, GS2 पेपर को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था अध्यक्ष महोदय कि स्थानीय को यहाँ पर ज्यादा अवसर मिले, और 40% मार्क्स अगर GS2 में कट ऑफ होता है एग्रीगेट को हटा के, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो कह रही है कि स्थानीय को हम लोग प्राथमिकता देंगे, वो अपनी बातों पर फिर अमल करने का काम करेगी अध्यक्ष महोदय। अन्यथा ये बात वही हो जाएगी अध्यक्ष महोदय, हम तो बोलते कुछ और हैं लेकिन पदाधिकारियों के बहकावे में आकर एक छोटी सी गलती करते हैं अध्यक्ष महोदय, और स्थानीयों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय उससे हम लोग वंचित कर देते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, इनका एज रिलैक्सेशन के बारे में तो आपने कह दिया, ठीक है। अब इनका एक सब्जेक्ट विशेष पर इनका आपत्ति है, जिसको GS 40 उसमें उनका कहना है उसका कट ऑफ मार्क्स में 40% होना, उसी पर जवाब दीजिए। देखिए बोल रहे हैं। यूपीएससी और बीपीएससी में भी अलग अलग परीक्षा के उत्तीर्ण होने का अनिवार्य नहीं है। समेकित एग्रीगेट जो है आधार पर ही मेगा सूची तैयार होती है, ये तो सर्वत्र है। दोनों एक ही सब जगह होता है इस तरह। ये बस मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनीच कर दिया जाए, और कोई बात नहीं, एग्रीगेट को हटा के इनीच कर दिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोग क्या चाहते हैं फिर। एग्रीगेट के जगह इन इच हर चीज में बोलना चाह रहे हैं माननीय सदस्य। ठीक है, हम देखवा ठीक देखवा अध्यक्ष महोदय। माननीय श्रीमती ममता देवी। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का जवाब आया है, जो मैंने सवाल किया मोटिया मजदूरों को लेकर के, जिनको लोडिंग अनलोडिंग में कम पैसे दिए जाते हैं महोदय, और जो सरकार का जवाब आया है सरासर ये असत्य है महोदय। क्योंकि जो हमारे पास जवाब है कि जो मोटिया मजदूर को जो राशि देने की है, एक तो इनसे मैंने जवाब मांगा है 41 से 65 kg का, इन्होंने जवाब सीधे क्विंटल में हमें दिया है, प्लस यहाँ पर क्विंटल के रूप में भी जो राशि दर्शाई गई है 9.50 रुपए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है, जो सरकार का जो पेपर निकला है कि क्या उन्हें राशि दी जाती है, इस पर सीधे तौर पे कहा गया है कि भाई 9.54 इन्हें रुपए मिलने चाहिए लोडिंग अनलोडिंग में, और जो 5.70 इन्होंने कहा है महोदय, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 5.75 इन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन जवाब में सरासर गलत है और इन्हें मात्र 4 रुपए 50 पैसे दिए जाते हैं महोदय। तो मेरा आपसे आग्रह है, सदन के माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि जो राशि सरकार के द्वारा तय की गई है और जो संवेदक द्वारा जो श्रमिकों को दी जाती है, मोटिया मजदूरों को, वो राशि इन्हें निश्चित रूप से दिया जाए जो सरकार का गाइडलाइन है उस आधार पर महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय 85 मोटिया मजदूर अध्यक्ष महोदय, 5 गोदाम है, और माननीय सदस्य जो शिकायत मिलने पर श्रम अधीक्षक रामगढ़, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रामगढ़ द्वारा जांच करेगा अध्यक्ष महोदय। उसमें 1 क्विंटल के लोडिंग में 9 रुपया 50 पैसा है, अनलोडिंग में 50 kg के 5 रुपया 70 पैसा अध्यक्ष महोदय।
कहीं किसी तरह कोई अनियमितता नहीं है अध्यक्ष महोदय। मान्य सर, हस्ताक्षरी है महोदय। ठीक ठीक ठीक, पूछिए। सरासर गलत है। वहां संवेदक के द्वारा दोहन और शोषण होता है अध्यक्ष महोदय। इस पर माननीय मंत्री जी संज्ञान लें। अब ममता जी बोल रही है वो सही बोल रहे हैं सर। ये जो जितने अफसर होते हैं अब संवेदक के मिली भगत होती है, अब जो बीच में पैसा खाता है वो अफसर खाता है। माननीय मंत्री जी, जांच करवाइए। माननीय मंत्री जी स्पष्ट आदेश दें ताकि इस तरह का घटना नहीं घटे। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ के विस्तृत प्रभारी हम खुद हैं और माननीय सदस्य जो शिकायत है अगर संतुष्ट नहीं है तो वहां का अनुमंडल पदाधिकारी से हम जांच करवा रहे हैं। ठीक, जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। जांच कराने दीजिए। किसका जांच हो जाएगा महोदय, क्योंकि आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं मजदूर। अच्छा, एक समय सीमा बता दीजिए माननीय मंत्री जी। अकेला जी 15 दिन के अंदर अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक ठीक है। इरफान जी ठीक ठीक, आगे बढ़ो। डॉक्टर सरफराज अहमद जी ठीक है, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट और यह सब कार्रवाई का सब चीज मिल जाए। ठीक हो गया। अकेला जी, मान्य सभा। डॉक्टर सरफराज अहमद। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो लंबा चौड़ा आया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सर डीवीसी जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार का नहीं है। 1948 में एग्रीमेंट हुआ था बंगाल सरकार में और उस समय बिहार था, तत्कालीन बिहार सरकार में, बहुत चीजों के बारे में, पानी के बारे में और अदर्स डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन और बार बार इस बात की पार्लियामेंट में भी बात उठती थी कि जब कमांड एरिया उसमें बिहार था, अभी झारखंड हो गया है, तो क्यों नहीं डीवीसी का मुख्यालय उठा करके रांची में लाया जाए। बार बार इस बात की चिंता पार्लियामेंट में उठाई जाती थी इस बात को। और जो एग्रीमेंट हुआ था, ताज्जुब की बात है सर, जवाब में है कि एग्रीमेंट का पेपर गायब है, मामला कोर्ट में भी है। बिहार झारखंड सरकार, सॉरी झारखंड नहीं, बंगाल सरकार और बिहार सरकार में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी कॉपी नहीं मिल रही है, न बंगाल में मिल रही न बिहार में मिल रही है। क्यों नहीं झारखंड बनने के बाद झारखंड में और बंगाल सरकार में एक नई एग्रीमेंट क्यों नहीं हुई अब तक? और उसके हिसाब से सबसे ज्यादा सफर कर रहा है झारखंड पानी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले, जिसकी चिंता बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि डीवीसी झारखंड के साथ अन्याय कर रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा। बिजली हमारा पैदा हो रहा, कोयला हमारा है, पानी हमारा है और बिजली बंगाल को जा रही है, बंगाल को जा रही है बिजली। और फिर जो हमें 27 जिलों में बिजली आता है, अगर पेमेंट नहीं होता है तो बिजली का लाइन काट दिया जाता है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी रखा है। इसलिए एक मौका है कि निश्चित रूप से ये एग्रीमेंट दोबारा झारखंड सरकार और बंगाल सरकार में होना चाहिए। और कैसी बात है कि कमांड एरिया झारखंड में है और मुख्यालय जो है क्या बिहार झारखंड के अंदर किसी भी पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट एरिया पब्लिक सेक्टर का मुख्यालय है? इन्होंने रखा है कहीं पर? नहीं रखा सर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि इसको फिर से एक, बंगाल में चुनाव खत्म हो जाए, सरकार जिसकी बनती क्या बनती वो तो समय बताएगा, एक पुनः फिर पहल करना चाहिए झारखंड सरकार को कि हम नया एक एग्रीमेंट, चूंकि अब बिहार से कोई मतलब नहीं है। ठीक, माननीय मंत्री का जवाब सर एक सेकंड और, एक एग्रीमेंट ये भी था कि वहां 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक चेयरमैन का होता है, सेक्रेटरी का होता है। शुरुआत में ये सिलसिला चलता रहा कि अगर चेयरमैन बंगाल का है तो सेक्रेटरी जो है बिहार का ही होता था। अभी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का कोई अफसर हमारा डीवीसी का सेक्रेटरी है। अगर एक भी आदमी हमारा बैठता है तो हमें इंसाफ वहां मिलने की उम्मीद है। अब आज की पोजीशन हम नहीं जानते हैं क्या पोजीशन है, ये तो मंत्री जी बताएंगे, सरकार बताएगी। इसलिए इस पर फिर से सारी चीजों पर, जैसे वो डैम एक बनना था भेल पहाड़ी डैम में, उससे माने 1000 एकड़ सिंचाई होती हमारी, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। और जवाब सिंपल है कि किया जाएगा, दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा।
कब देंगे, कैसे देंगे, वो नहीं दिया जाएगा, सजवाब में जाएगा है सर। गंभीरता से इस पे विचार राज्य सरकार को करके और एक नया एग्रीमेंट बंगाल सरकार से करके भारत सरकार को इन्वॉल्व करके इसमें इंसाफ तभी झारखंड को मिल पाएगा। और इस मुद्दे को माननीय सदस्य हमारे सांसद हैं, आप मंत्री का जवाब सुन ये लें। बात उठानी चाहिए, पार्लियामेंट में दबाव डालना चाहिए। माननीय मंत्री का जवाब आप सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात से सहमत है कि डीवीसी राज्य के साथ जो सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए वो नहीं अपनाती। इसको माननीय मुख्यमंत्री ने भी सदन में इसको माना है और विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है कि विपक्ष अगर सहयोग करता है तो हम डीवीसी को के ऊपर हम मिलकर, कि हमारी जिम्मेदारी है, सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि राज्य हित में अगर डीवीसी हमारे साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और रही दूसरी बात की जो प्रश्न कर रहे हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो एग्रीमेंट की कॉपी वास्तव में न बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, न बंगाल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल के दिनों में भी, इस वर्ष भी पत्राचार किया गया है, जनवरी महीने में और फरवरी में पत्राचार किया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई संतोषपूर्ण जवाब दोनों राज्यों की ओर से नहीं मिलता है। और मसांजोर डैम से जहां तक बात है, बेलपहाड़ी डैम बनाने की बात थी, वहां बेलपहाड़ी, तो उससे बहुत सारे, अब बहुत मामला पुराना हो गया है और आज बसावट बहुत ज्यादा वहां हो गई है, तो इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर आज हम वहां करते हैं तो हम लगभग हमारा वहां 44 गांव, 12,990 हेक्टेयर भूमि, 2,002 हेक्टेयर वन भूमि तथा 2,428 हेक्टेयर बंजर भूमि डूब क्षेत्र की में आने की संभावना है। और जो लाभ हमें मिलता है, अभी आंशिक लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ तो नहीं मिलता है। 625 एमसीएम वहाँ ये है, स्टोरेज है पानी का, उसका 70 एमसीएम करीब हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। आगे सरकार, अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य सरफराज अहमद साहब ने कहा कि चुनाव समाप्त होगा, तो मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि तीनों राज्यों के सचिव स्तर की वार्ता कराकर और इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा ताकि पूरा का पूरा लाभ झारखंड राज्य के जनता को मिल सके। ठीक। अब राज्य आपको लिखित उत्तर हम भिजवा देंगे। ठीक है, राज्य आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। आपको अभी हो नहीं सकेगा, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। राज्य बैठे, आज की कार्यसूची में अंकित क्रमांक 09 से 37 तक लंबित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। सभापति, सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत मैं सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 42वां, 43वां एवं 44वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।